हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, आज हम हमारे एसएसटी का जो इतिहास पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज हम इसका नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा न्यू चैप्टर जो है उसका क्या टॉपिक क्या है, न्यू चैप्टर का जो क्या नेम है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लिसन प्रॉपरली। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। देखो, जब हमारे भारत पे मुगलों का शासन था, ठीक है, मुगलों जैसे बाबर है, हुमायूं है, अकबर थे, तो इनका जब शासन था, इनका जो आखिरी जो बादशाह थे, जो औरंगजेब थे, वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे एक, ठीक है। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पे नियंत्रण स्थापित कर लिया था, क्योंकि उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पे मुगलों का शासन था। एक अकबर इनमें से बहुत एक शक्तिशाली शासक रहे थे। और उन्होंने ख़ास तौर पे जो दिल्ली है, इसके आसपास का जो क्षेत्र था, दिल्ली एक मेन जो केंद्र था इनका, इसके आसपास के क्षेत्र पे अधिकार था। तो उसमें उसी दौर में मुगलों में औरंगजेब थे, जो एक आखिरी सबसे शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पे नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन 1707 में उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो मुगल सूबेदार थे, उनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद जो बहुत सारे मुगलों के जो सूबेदार थे, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, सब अपनी अपनी ताकत दिखाने लग गए। क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी नहीं था शासक शक्तिशाली जो सत्ता को संभाल सके। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी अलग अलग। तो विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, और दिल्ली ज़्यादा दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि दिल्ली जो था पहले एक प्रभावी एक मेन जो सेंटर था एक, ठीक है, प्रभावी केंद्र के रूप में था जो दिल्ली था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लग गई थी, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक एक जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। अंग्रेजों ने ऐसे ही मतलब एकदम से आके थोड़ी ना इस पे हमें गुलाम बना लिया था। धीरे धीरे इन्होंने बहुत सालों तक, पहले ये एक व्यापारी के रूप में आए थे, छोटी सी व्यापारिक ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो एक कंपनी लेके आए थे, क्योंकि हमारे भारत में जो थे बहुत सारे सोर्सेस थे कमाने के, अच्छी अपार संपदा थी। तो ये आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा था व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ व्यापार करने के लिए लोग बाहर से पहले से ही आते थे। तो इन लोगों की भी नज़र, क्योंकि यहाँ से ये सस्ते में खरीद लेते थे और बाहर जाकर महंगे दामों में उस चीज़ को बेच देते थे। खासतौर पे कपड़ा, रेशम है, जो सूती वस्त्र है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था भारत। तो पहले एक कंपनी के रूप में भारत में आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जों में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी उस समय नहीं थी। उस समय तो सिर्फ एक व्यापार करना एक दृष्टि थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब एक कंपनी को जो लेके आए थे, एक व्यापार के लिए आए थे, तो उन्होंने पूरे देश को कैसे गुलाम बना लिया। देखो, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो इसी से ही शुरुआत हुई थी भारत में अंग्रेज़ों के आने की, ठीक है। जैसे आपको इसमें मैप भी दिया गया है। यहाँ इंग्लैंड ये जो है, यहाँ से देखिए किस तरह ये समुद्र के रास्ते से यहाँ आते थे व्यापार के लिए। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। 1600 में क्या था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, कौन थी इंग्लैंड की महारानी, एलिजाबेथ प्रथम, इनसे एक इजाज़तनामा ले लिया था, ठीक है। क्या ले लिया था, क्या इजाज़तनामा था कि जिससे इस कंपनी को पूर्व में, ठीक है, इस नक्शे के हिसाब से देखिए, ये यहाँ है इंग्लैंड, तो ये तो पूर्व हो गया। तो पूर्व की दिशा में भारत किधर था, इनके लिए पूर्व में ही था। तो इन्होंने क्या किया था, कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। एलिजाबेथ प्रथम जो थी महारानी इंग्लैंड की, उनसे ये उन्होंने इजाज़तनामा ले लिया था, ठीक है, कि हमें पूर्व में व्यापार करना है। इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड का कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, ठीक है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार करके
ये समुद्र के रास्ते से, देखिए यहाँ से, ये समुद्र के रास्ते से, जैसे ये में दिखाया गया आपको, ये इंग्लैंड है, तो यहाँ पूरे समुद्र के रास्ते से यहाँ से इस तरह से यहाँ आई थी ये कंपनी। तो समुद्र के रास्ते से इन्होंने पार करके नए इलाकों को खंगाल सकती थी ये, मतलब ये जो इजाज़तनामा था, जो चार्टर पे इजाज़त ली थी इन्होंने, ठीक है, परमिशन ली थी, जो व्यापार करनी थी, क्या थी कि समुद्र के सहारे पार करके नए इलाकों में जाके व्यापार कर सकते हैं, वहाँ से सस्ती कीमत पे चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकते थे। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, क्योंकि अभी तो देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो पहले उस समय ऐसा नहीं था। मतलब उस समय वाणिज्यिक कंपनियां जो थी, मतलब ऐसा वाणिज्यिक मतलब ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिससे चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद के और ज़्यादा कीमत पर बेचा जाए, मतलब व्यापार में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो इस तौर पे उनका मेन मकसद यही था, अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तब वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोप की ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने सिर्फ अपने वहाँ से इजाज़त ली थी कि हमारे वहाँ की और कंपनियाँ इनके साथ होड़ नहीं करेगी, लेकिन यूरोपीय जो ताकत थी और यूरोप की और अन्य जो देश थे, अन्य जगह थी, वो उनको आने से ही नहीं रोक सकते थे। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी, ठीक है। जब तक यूरोप की अलग अलग कंपनियां, जो इंग्लैंड के जो जहाज़ थे अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए, एक मैप में देखिए, यहाँ से अफ्रीका के ये पश्चिम तट को छूते हुए यहाँ से प्रवेश करते, उससे पहले जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली पहले खोज कर चुके थे, उन्होंने पहले ही पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। वह गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे पुर्तगाली जो थे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की थी, तो ये पुर्तगाली ही थे, वो पुर्तगाली ही थे, वास्को डी गामा। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा, जो कहा जाता है कि खोज किसने की थी, वास्को द गामा जो थे, उन्होंने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता ऑलरेडी उन्होंने लगा लिया था। किसके आने से पहले, इंग्लैंड के जो वो व्यापारी थे उनके आने से पहले इन्होंने पुर्तगाली वहाँ पे प्रवेश कर चुके थे और गोवा में वो अपना ठिकाना बना चुके थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना, बहुत अलग अलग जो यूरोप की कंपनियां थी, अलग अलग जगह थी, वहाँ सबको मतलब एक तरह व्यापार का केंद्र नज़र आता था वो भारत। तो जो डच भी थे वो भी क्या थे, हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने के लिए लग गए थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी आ गए थे, मतलब एक साथ ही बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे व्यापारी जो व्यापार करने के मकसद से भारत आ रहे थे। अब समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी, मतलब वही तो चीज़ें लेना चाहेगी जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। यूरोप के बाज़ारों में भारत के जो बने हुए बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त डिमांड थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बंगाल की जो रेशम है, बंगाल की ढाका की जो रेशम बहुत मलमल जो है बहुत ज़्यादा फेमस थी वो, तो भारत का जो बारीक सूती कपड़े और रेशम, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसके अलावा जो मसाले हैं, मसालों के लिए बहुत फेमस है हमेशा से, काली मिर्ची है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच इनकी बढ़ती जो कंपटीशन बढ़ रहा था, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, तो भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। अब अपन किसी भी चीज़ की जब मांग बढ़ जाती है तब उसकी रेट भी तो बढ़ जाती है, प्राइस भी तो, ठीक है, महंगी हो जाती है वो चीज़, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लग गया। अब चीज़ें महंगी होगी तो प्रॉफिट भी कम होने लग गया, उनको भी सस्ते दाम पे खरीद लेते थे और महंगे में बेच देते थे, तब तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, ठीक है, प्रॉफिट होता था। लेकिन जिस धीरे धीरे मांग बढ़ने लग गई तो फिर क्या हो गया, चीज़ें भी महंगी होने लग गई। अब महंगी खरीदेंगे और फिर कितनी महंगी और बेचेंगे उनको, तो प्रॉफिट कम होने लग गया। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म करते,
लिहाजा बाजारों में कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती थी। मतलब इतनी सारी कंपनियां हो गई, सब में एक होड़ लग गई, कंपटीशन हो गया, तो जाहिर सी बात है इनमें लड़ाइयाँ होने लग गई। तो आए दिन कोई किसी के जहाज को डुबो देता था, जैसे क्योंकि रास्ता तो वही था, उस समय दूसरा ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, तो आने का रास्ता तो वही था, तो हर कोई एक दूसरे की रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे नहीं आने देती थी। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था एक तरह से, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासक और फिर जहाँ पे वो कंपनी आ रही थी वो उन जगह जो थी, ठीक है, उन जगहों पे जो शासक थे उनमें भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना मुश्किल होता जा रहा था, व्यापार और राजनीति। अब आइए देखिए कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बंगाल में व्यापार शुरू करती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल से अपना व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी? वही इंग्लैंड से, जिसने एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी थी उनसे इजाज़तनामा लिया था, वही। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में, कब? 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे? हुगली नदी, कलकत्ता में जो है हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को क्या कहते थे? फैक्टर। फैक्टर से ही फैक्ट्री नाम बना। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, ठीक है। उस जमाने फैक्टर कहते थे व्यापारियों को। और फैक्ट्री में जो वेयरहाउस था वहाँ पे निर्यात होने वाली, मतलब जो चीज़ें बाहर भेजनी है, ठीक है, निर्यात करना है जिनका, उनको जमा किया जाता था। यही उनके दफ्तर होते थे। कंपनी के अफसर भी उसको फिर भाई गोडाउन बना लिए थे, एक तरह से गोदाम जो थे उनको संभालने, उसके अफसर भी बैठते थे वहीं की। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। और मतलब वहीं पे उनको रहना था, निगरानी करनी थी माल की, तो वहाँ से वो अपने अफसरों को बुला बुला के वो वहीं रहने लग गए, उस वहीं आसपास बसने शुरू हो गए। 1696 तक कंपनी की इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमीन भी खरीद ली। अब देखो कैसे सालों धीरे धीरे कैसे हो रहा है। 1600 में ये परमिशन ली थी, 1651 में फैक्ट्री शुरू कर ली गई, ठीक है। 96 तक इन लोगों ने बसना शुरू कर दिया और उसके चारों तरफ किला बनना शुरू हो गया। किस तरह धीरे धीरे इन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए भारत में। यहाँ से ये शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों की। धीरे धीरे फिर मुगल जो अफसर थे उनको रिश्वत दे के 2-3 गाँव की ज़मीन खरीद ली। एक जिसमें से एक गांव कौन सा था? कालीकाता था। एक गांव का क्या नाम था? कालीकाता, जो आज हम कोलकाता के नाम से जिसे जानते हैं, जो बाद में कलकत्ता बन गया, ठीक है। भारत की राजधानी बना था ये पहले, फिर दिल्ली बना राजधानी, ठीक है। वही कालीकाता कालीकाता, कोलकाता और कैलकटा, कई नाम चेंज हुए इसके। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब यहाँ तक उसे मना लिया था कंपनी ने, किसको? औरंगजेब जो मुगल सम्राट थे, कि हमसे कर ना ले, बिना कर लिए, ठीक है, व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का, अब औरंगजेब से फरमान भी मिल गया था। फरमान मतलब एक शाही आदेश जो होता था, राजा जो आदेश दे देता था, शासक जो, ठीक है, उस फरमान से कंपनी को शुल्क मुक्त मतलब टैक्स फ्री कर दिया गया। टैक्स नहीं लिया जा रहा था किसी तरह का। कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें ये छूट नहीं थी। ये सिर्फ कंपनी को छूट मिली थी, लेकिन जो निजी तौर पे अपना व्यापार चला रहे थे, जो अफसर थे, अपना खुद का प्राइवेट भी जो बिजनेस चला रहे थे बीच में, तो उन्हें ये छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। फिर भाई वो तो है ही, जब सोच रहे कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है तो हमें भी पर्सनली मिलना चाहिए फ़ायदा। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत, अब टैक्स ही नहीं आएगा तो बताओ राजा का खजाना कहाँ से भरेगा, ठीक है। फिर वो अपनी सैन्य शक्ति में क्या लगाएगा, ठीक है, प्रजा के लिए क्या काम करेगा यदि उसके पास खजाना ही नहीं होगा, धन ही नहीं होगा। तो अब धन कैसे एकत्रित होता था? शुल्क से होता था, टैक्स से होता था।
और बंगाल में टैक्स वसूली बहुत कम हो गई थी, फिर राजस्व जो वसूली थी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। अब वहाँ के जो उस समय नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खां, उनको गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। बच्चों आज हम अपना चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम का जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारी क्लास में करेंगे कि व्यापार से कैसे युद्ध शुरू हुए, प्लासी का युद्ध कब शुरू हुआ, इसके बाद प्लासी के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और तो आज हम यहीं अपनी जो क्लास है वो फिनिश कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।